के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो अपनी बात किससे बोले, और वो सिर्फ उस एडवर्टीजमेंट के भरोसे चलते हैं। प्लस एक और बात बताऊं कि ये एडटेक कंपनीज के पास सेल्स टीम बहुत तगड़ी होती है। फोटो इनका कितना अच्छा है, हमारे घर में ही प्रॉब्लम है। बच्चे फंस रहे, मछलियों की तरह ही फंसते हैं कि 20 जन आ गए हाथ में। देखो ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। वो फिर जॉब का लालच लगाते हैं, और लोगों को जॉब का ना इतना डर है, पता नहीं उनको ऐसा लगता है जॉब हमें मिलेगी ही नहीं। वही चीज अब यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी को फंडिंग उठानी है तो उसके लिए लाइमलाइट में आना जरूरी है। बच्चों को पता ही नहीं वेरिएबल शब्द का क्या मतलब है, बहुत कोडिंग की फील्ड में। अब यहाँ पे दो जॉब प्रोफाइल को बहुत क्लियरली समझना चाहिए। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला प्रोफाइल, एसडी बोलते हैं कई जगह, और हेलो ऑल ऑफ यू। आज हमारे साथ सौरभ सर हैं, जो लास्ट टाइम भी मैं एक बार उनसे मिला था, आया था उनके पास, और तब हमने वीडियो बनाई थी। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की थी हमने, लेकिन पिछली बार कुछ टॉपिक्स मुझे ऐसा लगा कि छूट गए हैं सर से पूछना, तो मैंने सोचा इस बार और अच्छे से डिटेल में सब समझेंगे। फ्यूचर क्या है कोडिंग का, उसके बाद जो स्कैम्स चलते हैं क्लासेस में, और जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज आती हैं जो कोर्सेस लॉन्च करती हैं बड़े बड़े, बाद में बच्चों का उसमें बड़ा नुकसान भी होता है, टीचर्स बदलना वगैरह, जो भी चीज़ें मैं सर से बात करूंगा। हेलो सर, बहुत समय के बाद फिर से मुलाकात हुई है, मुझे भी बहुत खुशी हुई सर से मिलके। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कोडिंग वाले हैं, अभी इस समय उन्हें डर लग रहा है कि हम कोडिंग में जाएं या ना जाएं। अभी तो ये सोच रहे हैं, कुछ नए स्टूडेंट जो आ रहे हैं 12th वाले, वो बड़े मैसेज करते हैं, सर क्या फ्यूचर ख़त्म तो नहीं हो गया? तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मुझे ऐसा लगता है विकास कि अभी सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया है और इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लडेड होती है, और सभी को चाहिए होता है कि व्यूज़ बहुत आए। तो सभी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ सेंसेशन बनाना चाहते हैं, जो न्यूज़ मीडिया तो हमेशा से करता है। वही चीज़ अब यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं। और किसी भी कंपनी को अगर फंडिंग उठानी है तो उसके लिए लाइमलाइट में आना ज़रूरी है, तो उसे सेंसेशनल न्यूज़ लेकर आनी है। हमने कुछ समय पहले डेविन वाली न्यूज़ सुनी, और ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आप देखो हर महीने एक आध आती रहती है। अब ये सारी न्यूज़ अलग पर्पज से मार्केट में आ रही है, उनको फंडिंग चाहिए, लेकिन इससे जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो वो लोग और डरा देते हैं। फिर कई लोगों के बिजनेस इससे जुड़े होते हैं, वो लोग अपने एंगल से लोगों को डराते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बिना नॉलेज के जो लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल बॉटम लेवल पे, यानी एक्सट्रीम कस्टमर है ना, स्टूडेंट्स जो हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा डाउट्स आने लगते हैं कि क्या हमें इसमें करियर बनाना भी चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और ये बिल्कुल फिजूल की बात है। मतलब मैं इस पे डिटेल वीडियोस भी बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे भी देखोगे। डेविन के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। और अल्टीमेटली मैं आपको बॉटम लाइन अगर ये बोलूं तो ये डरने की बिल्कुल बात नहीं है। जो भी दुनिया में एडवांसमेंट होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, और हमारे जो पढ़ाई लर्निंग की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे उसमें इनकॉर्पोरेट होते जाते हैं। आप देखेंगे एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं या दूसरी चीज़ें, वो आपकी लर्निंग में आ रहे हैं, और उसके बाद आपका जॉब धीरे धीरे शिफ्ट होता है। सडनली कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते। तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई चेंजेस नहीं होगा भविष्य में, तो ये भी गलत है। एआई आएगा तो उससे चेंजेस तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस हमारी जॉब छीन लेगा ऐसा नहीं है। ये हमारे जॉब के स्वरूप को बदलेगा, लेकिन स्वरूप को ऐसा नहीं बदल देगा कि बिल्कुल अब कोडिंग ही नहीं करनी पड़ रही है आपको। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि आप कोडिंग सीखने का क्या फायदा है, वो सरासर गलत सोच रहे हैं, और मिसगाइडेंस के कारण वो अपना समय खराब कर रहे हैं। मतलब मेन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी। भले आपको लग रहा है कि बिना कोडिंग के सारा काम हो रहा है, लेकिन अंदर का इम्प्लीमेंटेशन तो आपको ही करना है, लॉजिक में चेंजेस आपको करना है, क्योंकि वो एक आपको क्या चाहिए वो आप एक बार बता देते हो तो उस तरह का देता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं देता। और जिसे कोडिंग नहीं आती वो चेंजेस कैसे करेगा, पहली बात तो। यहाँ विकास एक और बात समझने की है कि इस फील्ड में ना बहुत सारे लोग आते हैं कोडिंग की फील्ड में। अब यहाँ पे दो जॉब प्रोफाइल को बहुत क्लियरली समझना चाहिए। एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला प्रोफाइल, एसडी बोलते हैं कई जगह, और दूसरा है एप्लीकेशन डेवलपर वाला प्रोफाइल। अभी दोनों में अंतर क्या है? एप्लीकेशन डेवलपर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी तरह की एप्लीकेशन डेवलप करना जानता है और उसकी उसे प्रैक्टिस है।
हो सकता है वो वेबसाइट बनाना जानता है PHP में। अब ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादा बड़ी चीज़ है। वो फ्रेमवर्क भी बनाता है, वो AI का कोई टूल भी क्रिएट कर रहा होगा, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बना सकता है, वो उस लेवल पे काम कर रहा है। और अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो फिर आपको कंप्यूटर्स में सिर्फ एक लैंग्वेज जानने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको उसका पूरा इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम का भी समझ होनी चाहिए, हार्डवेयर की भी समझ होनी चाहिए, आपको नेटवर्किंग की भी समझ होनी चाहिए। और अगर किसी चीज़ में जब ज़रूरत है तो डीप डाइव करना आपके लिए पॉसिबल होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी होता है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। अभी क्या हो गया है, शॉर्टकट वाली दुनिया हो गई है। तो लोग क्या कहते हैं कि हमें तो जॉब से मतलब है, जॉब मिलनी चाहिए। तो कोई कहता है कि चलो ये 6 महीने का कोर्स है, इसको कर लो, जॉब मिल जाएगी। अब इस लालच में क्या होता है, लोग फाउंडेशन नहीं बनाते। सही है। और वो शॉर्टकट के चक्कर में कोई भी कोर्स कर लेते हैं, उससे उन्हें जॉब मिल जाती है, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ सफ़र करती है, फ्यूचर में लेऑफ्स का खतरा होता है। हो सकता है मार्केट जब शिफ्ट हो तो आप इतने एडाप्टिव नहीं रह पाओ कि आप अपने आप को चेंज कर पाओ। तो ये दिक्कतें आती हैं। इसलिए हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपकी एडाप्टेबिलिटी बढ़ती है, आप मार्केट में हो रहे चेंजेस से कोई दिक्कत नहीं होती, आप भी अपने आप को वैसा चेंज कर पाते हो। तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में फर्क समझ में आना चाहिए। और जैसे बच्चों को एक प्रॉब्लम और होती है कि बहुत सारी जगह पे बोलते हैं कि हम 1,90,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए के भी कोर्सेस हैं। डेटा एनालिटिक्स के हैं, मशीन लर्निंग के हैं, और भी हैं। और वो बोलते हैं कि 100% प्लेसमेंट होगी आपकी। उनमें से भी कई बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं कि कौन सी जगह से किया वो भी मुझे मालूम होता है, क्योंकि बच्चे बताते ही हैं। तो इस तरीके का भी स्कैम बड़ा चलता है कि 2-2, 3-3 लाख रुपए बच्चों से लेते हैं, उनको बोलते हैं प्लेसमेंट देंगे, जब नहीं होती तो 10-20 हज़ार वापिस भी देते हैं। ऐसे भी बताया बच्चों ने। तो बच्चों को लगता है चलो 10-20 आ गए, घर पे नहीं बताएंगे, चलो कुछ तो मिल गया, ऐसा भी करते हैं बच्चे। तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक है? किस तरीके से आप देखते हो इन चीज़ों को? अब एजुकेशन एक इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। ऑनलाइन एजुकेशन भी है, ऑफलाइन एजुकेशन भी है, और इसमें बहुत बड़ा मार्केट है। अब इसमें जब मार्केट बड़ा होता है ना तो हर तरह के लोग उसमें एंटर कर जाते हैं। हाँ। स्कैमर्स भी आते हैं, हाँ। है ना, और अच्छे लोग भी रहते हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है डिफरेंशिएट करना। और एक स्टूडेंट जो अभी उस एज में है, जिसने दुनियादारी अभी उतनी देखी नहीं है, नहीं देखी, तो उसे एकदम से समझ में नहीं आता कि कौन स्कैम कर रहा है, कौन जेन्युइन व्यक्ति है। और हम हमेशा से देखते आए कि एडवर्टीजमेंट लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब कोई स्कैमर बड़ी फंडिंग के साथ मार्केट में उतरता है तो वो फॉल्स प्रोमिसेस करता है। और वो एक हमेशा रेड फ्लैग सभी को समझना चाहिए कि अगर कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत अच्छी बात लग रही है, आपको जॉब भी मिल जाएगी, आपके पैसे भी कम लग रहे हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें आपसे कर दी जा रही है, इट इज़ टू गुड। तो इतना ज़्यादा अगर अच्छा हो रहा है तो ये रेड फ्लैग है। क्योंकि हमेशा लोग ये सोचते हैं कि एक बार पैसा कमा लो, और ऐसे लोग 90% होते हैं हर इंडस्ट्री में। तो पहले तो जैसे हम लोग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उसी में हम प्रॉब्लम्स देखते थे। क्या एडवर्टीजमेंट के जरिए गलत चीज़ें लोगों को फॉल्स प्रॉमिस करके बेची जाती है, जैसे हेल्थ ड्रिंक्स। अभी कितना ज़्यादा स्कैम चल रहा है उसके ऊपर भी, है ना, सब कि फॉल्स प्रॉमिसेस लिखे हुए हैं। वैसा ही एडटेक इंडस्ट्री में भी हो रहा है। अगर एक बॉटम लाइन बोलूं इसमें, आप भी ये बात समझोगे कि ये इंडस्ट्री सिर्फ टीचर से चलेगी। ये इंडस्ट्री पैसे से मार्केटिंग से नहीं, ये मार्केटिंग से नहीं चलेगी, सेल्स से नहीं चलेगी। एक बार भले कर लें लेकिन वो उसके बाद नहीं। और क्या होता है कि एक मुझे लगता है कि एक सिस्टम में एक लूप होल है, एक कमी है जिसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं। वो है प्रॉपर रिव्यू सिस्टम ना होना। मान लीजिए कि किसी बच्चे ने एक्स कंपनी को, एक्स एडटेक कंपनी को ज्वाइन किया और वहां पे कोई कोर्स कर रहा है, उसे अच्छा नहीं लगा। अब वो क्या करे? देखिए, वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो अगर कहीं पर पोस्ट भी करता है तो उसको ज्यादा लोग नहीं देखते। तो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो अपनी बात किससे बोले। अगर शेयर मार्केट में कुछ गड़बड़ होता है तो आप सेबी के पास जाते हो ना, बैंक कुछ फ्रॉड करता है आरबीआई के पास जाते हो ना, कुछ गवर्निंग अथॉरिटीज है ना। एडटेक इंडस्ट्री में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो बच्चा जाए कहाँ? उसके साथ स्कैम हो रहा है, वो घर में भी डरा हुआ है कि मैंने माँ बाप से इतने पैसे ले लिए, अब उनको क्या बोलूं, तो वहां पे भी डरा हुआ है। तो ऐसे में स्कैमर्स को और ताकत मिल जाती है
कि कुछ भी करो। और इस पे भी आपको याद होगा विकास, मैंने भी एक वीडियो बनाया था और मैंने स्टूडेंट से ही पूछा था कि आप क्लासेस के नाम बताओ हाँ। कि आपको कौन से क्लास से क्या प्रॉब्लम हुई है। Yes. तो मैंने कमेंट्स पढ़े थे सर, आपका वीडियो जब मैंने देखा आपके चैनल पे, तो मैंने बहुत सारी कमेंट्स पढ़ी और मैं खुद एक कंपनी के साथ डील करने वाला था, हाँ। लेकिन मैंने उस कंपनी का भी नाम उसमें पढ़ लिया। Exactly. तो मुझे बड़ा टेंशन हो गया 2-3 दिन। तो मैं सोचा कि अब क्या करूं, फिर मैंने बोला अब नहीं करूंगा। उनके कितने भी फ़ोन आने दो, अभी भी फ़ोन मतलब आते हैं और वो पीछे पड़े हैं करो करो, लेकिन जब मैंने वो चीज़ पढ़ी ना तब से मेरे दिमाग में हो गया नहीं, बिल्कुल कि नाम भी ख़राब होगा और बच्चों को मुझ पे ट्रस्ट है। मैं जो चीज़ें देता हूँ, जब दिक्कत लगती है बताओ, कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो, लेकिन अगर ऐसे टाइम पे अगर मैं गलत प्रचार कर दूँ, मैं अपने फ़ायदे के बारे में सोचूं और थोड़ा उनका भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है ये अगर सोचता हूं तो फिर बच्चों का उसमें नुकसान है। इसके लिए सर मैंने वो तुरंत फिर कैंसिल कर दिया उनके साथ। बहुत अच्छा किया, क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ एक बार एक टीचर का नॉलेज एवरेज हो, वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहा है और उसकी नीयत साफ है, ये कैरेक्टर होना ज्यादा जरूरी बहुत ज़रूरी है। कि अगर बच्चा ट्रस्ट, क्योंकि बच्चा बहुत इनोसेंट है, बच्चे ने मैं कह रहा हूँ ना अभी दुनियादारी देखी नहीं है, वो स्कैम नहीं समझता है, वो आप पे ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट करता है और आपने उसका ट्रस्ट का फायदा उठा के अगर कुछ पैसे कमा लिए तो सोचिए कि हम कैसे पाएंगे। तो एक टीचर का प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है और ये चीज आजकल बाजारवाद में कहीं गुम हो जाती है। तो लोग पैसा कमाने, पैसा ही सबसे बड़ी चीज होगी। अरे पैसा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा यार, अच्छा पढ़ाओगे बच्चे आएंगे, पैसा क्यों नहीं आएगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि नहीं तुरंत आ जाए, एक झटके में आ जाए। तो आपको पता है मैं भी एक एडटेक कंपनी के साथ जुड़ा था और वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे बहुत सारी लर्निंग मिली। मेरे को नुकसान भी हुआ क्योंकि जिस कंपनी के साथ जुड़ा वो भी बहुत सारी एडटेक कंपनीज की तरह एक कंपनी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी कंपनीज खराब होती हैं, लेकिन जब मैं जुड़ा तो तब मुझे पता चला कि ये लोग क्या गिमिक्स करते हैं और इसीलिए मैं 6 महीने में ही वहां से अलग हो गया। और जैसे ही मुझे पता चला मैं सबसे पहला व्यक्ति था वहां से अलग होने वाला। और उसके बाद क्या होता है ना कि कई सारे बच्चों को ये बात पता नहीं चलती, तो उन्होंने कहा कि सर आप वहां पे थे, फिर बीच में कोर्स से अलग हो गए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई। बट मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट के हित में ये ज़रूरी है कि आप ऑनेस्ट रहो। जो स्टूडेंट समझेगा वो समझेगा और जो नहीं समझेगा आप देखो वो बाद में कभी उसको समझ में आएगा तो ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो अब 2 तरह के लोग हो गए हैं विकास, एक है एडटेक कंपनीज और एक है इंडिविजुअल टीचर्स। तो वो जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो पे कमेंट्स दोनों तरह के लोगों के लिए आए थे और मैंने उस पर एक फॉलोअप वीडियो भी करा। फॉलोअप वीडियो में मैंने बाकायदा नाम लिए, मैंने इंस्टीट्यूट के भी नाम लिए, टीचर्स के भी नाम लिए और मैंने ये भी बताया कि ये मेरे रिव्यू नहीं है, मैंने कोर्स नहीं अटेंड किया उनका, ये आप लोगों के रिव्यूज हैं। और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि किसी को डिफेम करना है, अगर ऐसा करना होता तो मैं 1 या 2 लोगों का नाम लेता। मैंने वहां पे जिन लोगों का अच्छा बोला स्टूडेंट ने उनका नाम भी लिया और जिनका खराब बोला उनका नाम भी लिया, ये सोचकर कि भाई मैं भी उसी इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर मैं ये सोच के करूँ तो मैं अच्छा तो किसी का बोलूंगा ही नहीं, या 2 दोस्त होंगे उनका बोलूंगा, पर मैंने अच्छा ज्यादा लोगों का बोला है, खराब कम लोगों का बोला है। और वो भी इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स ने कमेंट करे। अब उसमें सबसे बड़ी चीज जो मुझे देखने में मिली वो ये थी, कई लोगों ने फीस बहुत ज्यादा ली और प्रॉमिसेस नहीं निभाए। ये सबसे ज्यादा स्कैम है। और बच्चों को लेकिन ये भी लगता है कि फीस ज्यादा है तो अच्छा होगा, ये हाँ पहले ये सोचते हैं। अगर लोग क्या करते हैं पता नहीं करते, थोड़ा जानकारी नहीं जुटाते और वो सिर्फ उस एडवर्टीजमेंट के भरोसे चलते हैं। प्लस एक और बात बताऊं कि ये एडटेक कंपनीज के पास सेल्स टीम बहुत तगड़ी होती है। सेल्स टीम को इतना ज्यादा इंसेंटिव मिलता है, मतलब हो सकता है टीचर जो पढ़ा रहा है ना उससे ज्यादा इंसेंटिव वो सेल्स टीम वाला कमा रहा हो, टीचर से ज्यादा सेल्स वाला कमा रहा हो, क्योंकि उसको एक यूनिट बेचने पर पैसा मिलता है। तो वो पीछे पड़ जाता है, स्टूडेंट के पीछे पड़ जाता है, कॉल करता रहता। अब स्टूडेंट भी 10 बार में एक बार कन्विंस हो ही जाएगा और उसको वो हर तरीके से समझा देते। सेल्स टीम का यही तो काम है, यही तो सिखाया जाता है उनको। और फिर वहां पे जमीर की कोई बात ही नहीं रहती। सेल्स टीम को तो जमीर रखना ही नहीं होता, उनको तो सिर्फ बेचने से मतलब। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि फीडबैक क्या आ रहा है, कोर्स अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रोमिसेस निभाए जा रहे हैं, उनका मतलब ही खत्म जहां यूनिट सेल
सोल्ड हो गई, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं। अब इंडिविजुअल टीचर ना इतनी सेल्स टीम नहीं लगा पाता, तो इंडिविजुअल टीचर के बारे में माउथ पब्लिसिटी से ही जितना पता चला चल, और ऐड आप करोगे कितना ऐड कर लोगे? फंडिंग वाली जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले आप ऐड थोड़ी कर पाओगे, कितने के ऐड चला लोगे आप? तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक रिव्यू सिस्टम की जरूरत है, और उसकी शुरुआत मैंने करने की कोशिश की थी उस वीडियो के माध्यम। मैं भी बच्चों से बोलूँगा कि आप लोगों को जहाँ पे भी लग रहा है स्कैम हुआ है या फ्रॉड हुआ आपके साथ, बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए गए और आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिली, तो कमेंट करते रहो, बताते रहो कि कम से कम बाकी के जो बच्चे वीडियोस देखेंगे एटलीस्ट उनको तो समझ में आएगा कि ये गलत है, हम वहाँ ना जाएं। बस ये रीज़न है हमारा, दूसरी कोई बात नहीं कि गलत जगह कोई जाए ना। इसलिए आप कमेंट्स करो इंस्टीट्यूट्स के नाम, वो कहाँ पे है, कितनी फीस ली गई थी, क्या क्या आपके साथ हुआ, आप पूरा मेंशन करोगे तो भी चलेगा। मैं खुद पढ़ूंगा आपने जो बात लिखी हुई है, मैं उसको इंस्टाग्राम पे हमारे इस पे पोस्ट करूंगा अकाउंट पे, वहाँ पे भी बच्चों को रिव्यू का मौका मैं दूंगा। तो आप लोग कमेंट करो, ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ये जो स्कैम है ये बहुत बढ़ चुका है अभी, क्योंकि अभी और भी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे कन्वर्ट मतलब ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं आईटी के बारे में, थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो 10% तो डर बना है, तो ये लोग और तेज़ी से अभी काम कर रहे हैं। ये लोग मतलब मुझे ऐसी भी कंपनीज के कॉल आते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप हमारी उनसे बात करवा दो, आपके पहचान के हैं, ऐसे भी आए हैं। आपके लिए भी मुझे एक का आया था, लेकिन मैं बोला नहीं, मैं उनसे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बात कर सकता, जहाँ मुझे सही लगेगा मैं बोलूँगा, लेकिन इसके लिए नहीं। और एक टीचर हैं जोधपुर वाले सर, उनके लिए भी आया था कि आप उनसे बात करो और बोलो बच्चों को, मतलब उनसे हमारा करवा दो कम्युनिकेशन, नंबर दे दो यार, हम बात कर लेंगे बाद में। मैंने बोला मैं बात करके बताता हूँ, मैंने वो भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ गलत डीलिंग हो जाएगी और मेरे थ्रू मेरा नाम लेके करेंगे, कुछ गलत होगा तो वो सोचेंगे कि इन्होंने ही बताया था, ऐसा हो गया। इसके लिए मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ। मुझे इतना पता है कि बस मुझे बच्चों को पढ़ाना है और अपने काम से मतलब है, बाकी कोई किसी चीज़ से मतलब नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। और आपको क्या लगता है वर्थ होता है क्या कि जो 2-3 लाख रुपए लेते हैं वो, और जो 20-30 हज़ार में अपने कोर्सेस रखते हैं, क्या फ़र्क है उसमें? बच्चों तो ये कि लगता है महंगा है तो अच्छा है। वो ऐसा एक इम्प्रेशन होता है कि वो जब ज्यादा रुपए ले रहे हैं तो वो उतनी हिसाब से सर्विसेज भी दे रहे होंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने खूब सारा पैसा दे दिया है तो हमें एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा जहां पे हमें कदम कदम पे कोई गाइड करेगा कि ये गलती हो रही है तो ये देखो ऐसे सुधारते हैं। देखो ऐसी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। और इस फील्ड में अगर आपको कुछ सीखना करना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप खुद कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, और ये बात आपको कोई भी अच्छा टीचर समझा सकता है। आपको पढ़ाना मतलब हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका रोल 1%, 99% आपके एफर्ट्स हैं जो आप मेहनत कर रहे हो। सही बात। अगर कोई आपसे लाख रुपए चार्ज कर रहा है, 3 लाख रुपए चार्ज कर रहा है और उसी कोर्स को कोई 10,000 में भी पढ़ा रहा है, तो इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे आ सकता है? तो वो किस नाम पर बेच पाते हैं कोर्स? कोर्स तो वही है, सिलेबस कंटेंट वही है, 10,000 में भी मिल रहा है, तो आपसे क्यों करें? तो वो फिर उसमें एड ऑन बात करते हैं कि हम जॉब गारंटी देंगे, वो फिर जॉब का लालच लगाते हैं। और लोगों को जॉब का ना इतना डर है, पता नहीं उनको ऐसा लगता है जॉब हमें मिलेगी ही नहीं। पता मुझे बता दो कि हम लोग पढ़ते थे, हमारी क्लास में जो बच्चा सबसे बेकार पढ़ता था वो जीवन में खाली बैठा है क्या? हमें पता चलेगा ऐसा नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहा हो सकता है हमसे अच्छा काम कर रहा हो। तो ये लोगों का जो सोचना है कि जॉब नहीं मिलेगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे, तो ये डर ही है जिसके कारण ये मार्केट ऐसा चल रहा है। सही है। 3 लाख रुपए भी आपसे सिर्फ इसी बात पे लिए जा रहे हैं। और वो जनरली करते क्या है, वो ये सोचते हैं कि 1000 बच्चे या 5000 बच्चे तो एक साथ हमारे पास आएंगे नहीं, 2-3 लाख रुपए 5-10 हज़ार के कोर्स अगर हम बेचते हैं तो उन्हें ऐसा चाहिए कि कोई 20 भी मिल जाए प्रॉपर तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए वो 20 तो फंस ही जाते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं, अब जैसे आप मछली पकड़ रहे हो, हज़ारों मछली पानी में है, जाल डाला, 20 तो फंस ही जाएगी। तो जो बच्चे फंस रहे हैं मछलियों की तरह ही फंसते हैं कि 20 जन आ गए हाथ में, पैसे वाले, जिसके पास बहुत पैसा है, ऐसे बच्चे होते हैं कि अभी। हाँ, एक चीज़ और मुझे पता चली कि ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े IITs के साथ ना पार्टनरशिप का नाम लगाते हैं कि हमारा जो कोर्स है वो वहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा हमें। ये भी मैंने देखा, अभी मुझे भी बोला ये बच्चे, और उसकी फीस रखते हैं 2-2.5 लाख रुपए। उसके बाद वही लोग मुझे बता रहे थे
कि बच्चे जो पैसे वाले होते हैं उनको ना एक स्टैंडर्ड दिखाना है। मेरा एक स्टैंडर्ड है कि भाई मैं आईआईटी और यहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो बच्चों को ये भी चाहिए होता है कि बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं आईआईटी गुवाहाटी से या रुड़की कहीं से भी, मैं मुंबई हो गया, बॉम्बे, वहाँ से पढ़ रहा हूँ, और फिर तुम देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, मेरा तो वहाँ से चल रहा है, मुझे वहाँ का लेटर मिलेगा जो मुझे बहुत काम आएगा, लेकिन पढ़ाते कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भी यही तो ये लोगों को मालूम है कि वो बच्चा, मेंटलिटी सब बच्चों की अलग अलग है। मालूम है कि 10 20 30 बच्चे ऐसे हैं कि जो उस मेंटेलिटी वाले हैं जो पैसे दे सकते हैं, तो ये लोग बराबर उनको फंसाते हैं। और 20 बच्चों से भी इनको 2-2 लाख रुपए भी मिल गए तो इनको बहुत पैसे मिल गए, 40 लाख रुपए मिल गए, और पढ़ाते कुछ है नहीं। और जो भी टीचर होगा 1-2-3 लाख उसको दे देंगे, बात खत्म हो गई, बाकी उनको मिल गया। फिर से ऐड लगाएंगे, उसी 40 लाख में से 2-3-4-5 लाख रुपए खर्च करेंगे ऐड में, फिर से 40 लाख बनाएंगे। तो हर साल नया बच्चा आता है, वो फंसता है, क्योंकि अभी ये हमारी बातें सुनने वाला 7th में नहीं है, 8th में नहीं है, 10th में नहीं है, अभी उसको कुछ पता नहीं, हमारी बातें वो सुन रहे हैं जिनके साथ ये हो चुका है। तो इस वजह से बहुत मतलब आता नहीं। ये अवेयरनेस स्कूल के बच्चों को मेन होनी चाहिए, 10th के बाद जो 11th 12th में जाते हैं उस रेंज वालों को, ताकि ये जब 12th में जाए तो फंसे ना। और हर साल नए बच्चे आते हैं, इनको पता है नए आ रहे हैं। आप देखोगे स्टेशन पे वड़ा पाव समोसा जो बेचते हैं वो एकदम नकली माल रहता है बहुत सारी जगह पे। उनको मालूम है ये आज सफर कर रहा फिर कभी नहीं आएगा, तो इसको कुछ भी बेचो, ये कौन सा आने वाला है, हर बार नया आदमी आएगा, उसको कुछ पता नहीं, फिर खाएगा। तो अपना तो धंधा चल रहा है, 2-4 रुपए के आलू में हमारा काम हो जा रहा है, बस ये वही सिस्टम इनका है, इसलिए ये चल पा रहे हैं। तो इसके बीच में कोई रिव्यू दे तो भी नहीं दिखता उन्हें। अभी भी बच्चे रिव्यू करेंगे भी अगर हमें कि ये क्लास वालों ने ऐसा किया, उसे कौन देखेगा? जो सर्च करेगा फ्रॉड क्लासेस, जब उसके साथ हो चुका होगा तब वो देखेगा, तो वो तो लेट हो गया फिर, तो ये पहले नहीं पहुंचता। तो मैं यही बोलूंगा आप सभी बच्चों से कि आप हमारे इस वीडियो को भेजो 11th 12th वाले बच्चों को, उनका फायदा होना चाहिए। कम से कम वो जब आगे जाए, मतलब आपके छोटे भाई होंगे या आपके कोई दोस्त होंगे करीबी, उनको ज़रूर भेजो ताकि उनको ये चीज़ पता चले कि कैसे। और भी बहुत सारे स्कैम है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस हद तक मैं जाके बताऊं। मुझे जितना सही लगता है, बच्चों को जितने की ज़रूरत है उतना भी पता चल जाए तो बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है ये कोलैबोरेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी सोसाइटी के अंदर, कि आपके छोटे भाई बहन हैं, आप उनको गाइड कर सकें। आपके कई लोग होते हैं, रिश्तेदार में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, कुछ नहीं है तो आपने ये बातें शेयर कर दी किसी से, वो अपने किसी कांटेक्ट वाले को समझा सकता है। क्योंकि जैसे आईआईटी का नाम, अब ये सभी लोगों को मालूम है, नहीं आईआईटी का एक ब्रांड डेवलप हो चुका है और उसके प्रति एक रिस्पेक्ट हर किसी को है। अच्छा, रिस्पेक्ट है क्यों? रिस्पेक्ट के पीछे रीजन ये है कि उसके लिए बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है और बहुत मुश्किलों में सिलेक्शन होता है। तो वो बहुत समय से चला रहा है, हम हमेशा से देख रहे हैं कि अरे बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत इंटेलिजेंट में भी जो टॉप इंटेलिजेंट है वो वहां पे सेलेक्ट हो रहा है। पहले तो और सीट्स कम हुआ करती थी, तो उसके कारण उसकी एक वैल्यू क्रिएट हो गई है सोसाइटी के अंदर। तो अगर आईआईटी से किसी ने कुछ किया है तो हम ऑटोमेटिकली उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। हमें और कुछ नहीं, उसने इतना बोला है कि मैंने आईआईटी से करा हुआ है, तो हम उसको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अब जब ये देखते हुए हम बड़े हुए, तो आईआईटी शब्द हमारे दिमाग में एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन है। अब हमें कोई ऑप्शन देता है कि एक कोर्स कर लो, और उस कोर्स के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आप सिर्फ फीस भरो और कोर्स कर लो। उसमें डिग्री में जो डिप्लोमा आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें आईआईटी लिखा होगा। तो हमें लगेगा अरे यार वो चीज हम वैसे तो अचीव नहीं कर पा रहे, चलो ऐसे कर लेते हैं। हाँ। तो लोग ये सोचते हैं, लेकिन लोग ये नहीं समझते हैं कि इट इज नॉट द आईआईटी जो तुम्हारा जीवन बनाएगा। तुमने उस जगह पर पहुंचने के लिए जो मेहनत करी है और एक मुश्किल पार करी है, जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम, और उसको पार करने के लिए जिसमें तुमने अपने आप को तपाया है, उससे तुम बने हो। आईआईटी में तुम्हें फ्री में पहुंचा दिया जाए, जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, अगर किसी बच्चे को बिना एंट्रेंस एग्जाम के जुगाड़ से बोला जाए कि आज तुम्हारी एक सीट वहां पे है, वो 4 साल वहां पढ़ भी ले तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। सही है। क्योंकि मेन बात होती है कि आप साल भर 2 साल जो लगातार मेहनत करते हो, रोज घंटों पढ़ाई कर रहे हो, उससे मेहनत करने की आदत डेवलप हो रही है। वो जब तक आपने नहीं किया है तब तक वो टैग को आप डिजर्व ही नहीं करते हो। मेहनत पहले जरूरी। बिल्कुल। तो ये बात लोगों को समझनी चाहिए। अगेन
हम हमेशा, कई बार आप भी जैसे आपने मुझे एक बार बताया था, नहीं आपने वीडियो में बोला था, आपका बहुत पुराना वीडियो था, 5-6 साल पहले मैंने देखा था कि जब मैं एमसीए में पहली बार गया, मैंने भी नीम सेट क्लियर की थी और गया, तो वहाँ पे जो बच्चे मुझे मिले जो मेरे साथ वाले थे, वो लोग टर्बो सी पे कार दौड़ा रहे हैं स्क्रीन पे, मतलब मुझे याद आता है ऐसा आपने एक बार बताया था मुझे वीडियो में, और बड़े बड़े कोड कर रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम सी में ही कर रहे हैं, और मैं देख के एकदम ये हो गया, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। उस समय मुझे पता चला था कि बच्चे कहाँ किस लेवल के होते हैं। ये आपने बताया था। यस यस, बिल्कुल ये बात समझने की है लोगों को कि हमेशा मैं बोलता हूँ, आप भी बोलते हो, शॉर्टकट के फेर में मत पड़ो। जो चीज़ बहुत मेहनत करके मिलेगी ना, उसी की वैल्यू होगी। और वहाँ पे पहुँचने के लिए हमेशा, जैसे आप आईआईएम की बात करते हो या आप आईआईटी की बात करते हो, कोई भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हो, यहाँ पहुँचने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है और उसको आपने मेहनत करके निकाला है, तो वो निकालने भर से आपका लेवल बढ़ गया। फिर आप वहाँ से डिग्री नहीं भी करो कोई बात नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने अगर एमसीए एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल करी, लोग मुझे जानते हैं 6th रैंक आने के बाद, लेकिन मैं बन गया हूँ 6th रैंक आने के 2 दिन पहले, क्योंकि साल भर तैयारी करने के बाद जो लेवल बढ़ा के उस लेवल तक पहुंच गए, असली चीज तो वो है। अब मेरे को कोई सर्टिफिकेट दे नहीं दे, इससे क्या फर्क पड़ता है, हमने तो अपना लेवल बढ़ा लिया ना। अब किसी भी फील्ड में काम करो, मैंने तो एमसीए किया, मैं कंपनी में जॉब भी नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये काम तो शायद मैं एमसीए नहीं करता तो भी कर सकता था, और मैं इससे पहले मैथ्स भी पढ़ाता था, मैं भी सब कुछ अच्छा था। तो ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है, आपने अपना लेवल बढ़ाया। नहीं सर, आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत है, बच्चों में भी, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ और आपको भी फॉलो करते हैं, मुझे भी करते हैं, ऐसे म्यूचुअल भी बहुत सारे हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं सर बहुत अच्छा काम करते हैं। और भी मैंने ऐसा सुना कि मतलब कुछ बच्चों से कि सर, मतलब अभी बहुत सीनियर है वो लोग, इतना स्ट्रगल सर ने किया स्टार्टिंग से आज जो आज बनाया है सर ने, उसके पीछे बहुत मेहनत है और बिना मेहनत के होगा भी नहीं। आप स्टार्टिंग में साइकिल से जाते थे और पहुंच के बच्चे को पढ़ाते थे, फिर साइकिल, मतलब एक समय था, आपने वो समय एक एक बच्चे को पढ़ाते थे आप, वो समय था। और आपने वीडियो में भी बताया था, ये वाली बात नहीं, लेकिन कि मैं स्कूल, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे से छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता था, ये सब भी आपने बोला था। तब मैं पढ़ाई भी कर रहा था, उस समय पैसों की दिक्कत थी, उस समय फैमिली, लेकिन आज आपने ये सब बनाया तो आपने ये मेहनत से बनाया है और ईमानदारी से। सिर्फ मेहनत ही ज़रूरी नहीं, उसके बाद ईमानदारी भी आती है उसमें, और बच्चों के लिए प्यार भी आता है कि नहीं मुझे उनसे लगाव है, अगर वो उन्हें अच्छा लगा तो वो और भी लोगों को बताएंगे, रिव्यू तो देना ही है बच्चों को, लेकिन उनकी सेटिस्फैक्शन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। और जैसे ये सारी जो पास्ट की मेरी बातें हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ें बहुत बड़ी बात है, ये हर किसी की लाइफ में होता है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये मेरा बुरा समय नहीं था, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि ये समय था, और मुझे बहुत सारी बातें याद हैं अच्छे से, जो घटनाएं हुई हैं। जो आप बोल रहे हो कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता था, मैं 100 रुपये के लिए कुछ किलोमीटर चल के जाता था रोज़, और उसके लिए वो महीने में 100 रुपये मिलता था, तो अमाउंट बहुत कम था। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि वो भी एक लाइफ थी। मैं आज अगर इस लाइफ को जी रहा हूँ तो मैंने वो लाइफ भी जी, और मैं आज भी उसको सोच के एंजॉय करता हूँ। मेरे ख्याल से लाइफ में कभी भी बुरा वक्त नहीं होता है। लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा बुरा समय चल रहा है, बुरा वक्त होता ही नहीं है। बुरा वक्त कब होता है? जब आप बीमार हो और बेड पे पड़े हो, हाँ। वो बुरा वक्त हो सकता है। लेकिन अगर आपके हाथ पांव काम कर रहे हैं, आप दौड़ सकते हो, भाग सकते हो, तो बुरा समय थोड़ी है, वो तो बहुत अच्छा समय है। पैसे नहीं है तो ये कोई बुरी बात थोड़ी है। वो स्ट्रगल, यार दुनिया में आए हो तो ये सब तो करोगे ना। सही बात है। क्या आप चाह रहे हो कि आपके पास पहले से शाहरुख खान वाला बंगला आपका ही हो, आपके पास बैंक में बैलेंस भी बहुत सारा हो, आपके पास गाड़ी सब कुछ होगी, तो आप करोगे क्या जीवन में? सही। जीवन के एक्सपीरियंस, हर तरह के कलर्स एंजॉय करना अच्छी बात है। तो अगर वो टाइम था तो उस टाइम ने जो सिखाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समय ऐसा था विकास की हमको नहीं पता था कि क्या करें जीवन में। सही है। पढ़ाई में भी ऐसा नहीं मालूम था कि क्या करें। तो वो जो एक एज होती है जब गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत होती है, वो गाइडेंस मिल नहीं रहा था। और मिल भी रहा होगा तो शायद आपके दिमाग में ऐसा फिल्टर लगा रहता है कि आप हर किसी की बात सुनते नहीं हो। इस एज में ना एक प्रॉब्लम होती है कि कोई समझा भी रहा है तो नहीं समझ में आ रहा।
वो कोई एक व्यक्ति होता है जिसको हम बड़ा मानते हैं, वो समझाएगा तो समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता समझ। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी रहा था और सबके साथ होता है। फिर लकीली मेरे को टीचर मिले, उन्होंने मेरे को समझाया तो मुझे समझ में आया कि कैसे करना है। भाई एक पॉइंट आता है जब हम सोचने लगते हैं कि यार मेरे को जीवन का कुछ तो करना पड़ेगा, जब खुद से अंदर से आता है कि नहीं यार अब तो हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। और वहां पे जाके कोई अगर गाइडेंस देने का उसी वक्त मिल जाए ना, तो वो आपको एक रास्ता बताता है और आप चलते हो, क्योंकि अब आप रेडी हो अंदर से। वो टाइम हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी तो आता है। एक चीज़ और है कि जैसे 2009-10 में मैं 10th वगैरह जब पास हो गया, तो मेरे पास तभी 4 व्हीलर हमारे यहाँ घर में नहीं थी गाड़ी, तो भी मैं खुश था। मतलब मुझे ऐसा कभी उस समय नहीं लगा कि पता नहीं फ्यूचर में आएगी कि नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं, लेकिन वो लाइफ भी अच्छी लगती थी उस समय। अब ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल था। अब लगता है कि वो स्ट्रगल था, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए जो जैसा चलता है करंट में वो अच्छा ही लगता है, लेकिन दूसरों का जब हम देखते हैं तब अपने को लगता है यार उसके पास तो वो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका समय बदलेगा तो आपको पुरानी चीज़ें स्ट्रगल जैसी लगती है। जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे लिए वो समय भी अच्छा ही था, पिछला भी, उस समय भी मैं खुश था। भले मुझे मेहनत करनी पड़ती थी, आज भी मैं करता हूँ, दूसरे तरीके की करता हूँ, पहले दूसरे तरीके की थी, खाली काम बदला है। ये चीज़ एक और चीज क्या होती है कि जो काम ना आपको जीवन में 20s में करना चाहिए, वो 20s में कर लो तो अच्छा है। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो लोग 40s में आ चुके हैं, 50s में आ चुके हैं, लेकिन वो मेहनत उतनी कर रहे हैं जितना 20s 30s में करते हैं, करना चाहिए। और वो मेहनत कोई बड़े गोल को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। आप देखो, जरा सा लालच है कि मेरे पास 20 लाख की कार आ जाए, हाँ मेरे पास ये घर आ जाए, इसकी किश्तें पूरी खत्म हो जाए। लोग बस इतने छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपनी ज़िंदगी को तबाह करे बैठे हुए हैं। उनकी पर्सनल लाइफ कचरा हो चुकी है, उनके दोस्त बचे नहीं हैं क्योंकि वो दोस्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर में एक और चीज़ हो गई कि उनको लगता है ज़िंदगी जो है वो सैटरडे संडे है बस। तो लाइफ एक बैलेंस में जीना बहुत ज़रूरी है। और आजकल चाहे वो एडटेक कंपनीज का दौर हो, चाहे कुछ भी हो, सब बहुत तेज़ चलना चाहते हैं और ग्लैमराइज्ड हो गया है। जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब हम इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, और जब आप उससे मिलोगे वो पता चला डिप्रेशन में जी रहा है। अभी एक शो आया था कपिल शर्मा का, नेटफ्लिक्स पे चल रहा था, मैं एक दिन देख रहा था, उसमें आमिर खान आया था। आमिर खान ने एक बहुत छोटी बात बोली थी, हालांकि उस पर बहुत लोगों ने ध्यान दिया नहीं। वो उसने बोला था कि मैं अभी डिप्रेशन के दौर से चल रहा था। वो मूवी फ्लॉप हुई थी। अब वो जो भी था उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा उन्होंने, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं अब आप मुझे बताओ, जिसके पास करोड़ों रुपया होगा, जिसके पास इतना फेम है, एक मूवी नहीं चली, 2 मूवी नहीं चली, क्या वो इतना डिप्रेशन उसके कारण हो सकता है इंसान को? स्क्रीन पे आपको देखने में ये लगता है कि उसका फैमिली में भी सबसे रिलेशन बहुत अच्छे, भले ही 2 डिवोर्स हो गए तो क्या हुआ, सबसे रिलेशन अच्छे। तो हमें जो दिखता है ना, हम उसको सच मानने लगते हैं। सच्चाई ये नहीं, सबकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन के सामने आए हो और वहां पे कैसे दिख रहे हो, उससे आप पूरी जिंदगी का अंदाजा कैसे लगा। और वही बात मैं एडवर्टीजमेंट को लेकर भी बोलता हूँ कि आपको कोई कितने भी बड़े सपने दिखा रहा है एडवर्टीजमेंट से, सच्चाई वो है ही नहीं। सच्चाई वही है जो आप अपने आसपास आंखों से देख रहे हो। फोटोज जो इंस्टाग्राम वगैरह का जमाना है, किसी कपल ने फोटो डाल दी और हम देखते हैं यार ये दोनों कितने खुश हैं। मतलब उनके लाइफ की अगर 10 झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ बुरा हो रहा है, उन्होंने 24 घंटे में जो 1 मिनट वाला फोटो खींचा है, उसमें से भी 10 फोटो खींचे, उसमें से 2 अच्छी आई, वो डाली है। ये नहीं समझते लोग। और उनको लगता है अरे यार फोटो इनका कितना अच्छा है, हमारे घर में ही प्रॉब्लम है। मतलब हम ऑप्शन अगर चुनते हैं 2, ये चुनेंगे तो दूसरा ऑप्शन ऐसा लगता है कि ये चुनना चाहिए था, भले वो चुनते तो भी ये लगता है कि ये चुनना चाहिए था। ऐसी परिस्थिति है। और ऐसे में कोई बता देता है कि उसकी फोटो इसलिए अच्छी आई क्योंकि उसके पास आईफोन है, ठीक है, या उसके पास ये वाला कैमरा है, तो फिर अब उस बंदे का ये गोल हो जाता है कि मुझे ये वाला कैमरा लेना ही है। तो उसके जीवन में ऐसा लगता है कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सही है, होता है। तो लाइफ इसी तरह की है। और एक चीज़ मुझे और बोलनी है सर कि जैसे और भी क्लासेस वाले जो करते हैं कि वो ना एक बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में या कहीं भी, भले वो उसके दम पे हुआ होगा, उसके टैलेंट से हुआ होगा। हर क्लास में अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक तो टैलेंटेड होगा, उसकी तो प्लेसमेंट होनी है। अगर उनके यहाँ पे था वो, तो वो उसका वीडियो बनाएंगे कि इसको बहुत तगड़ी प्लेसमेंट हुई, ये भी चलता है। और
कोई कोई अच्छा पढ़ाता है, वो डाल रहा है, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ कि वो उनका मार्केटिंग का तरीका होता है कि अरे यार उसका हो गया, बच्चे सोचते हैं हम वहाँ जाएंगे हमारा भी हो जाएगा, उसने 1 लाख भरे थे, लगता है 1 लाख भरने पे होता है, तो ये देख के भी बच्चे जाते हैं। बिल्कुल, ये तो एक बिजनेस हो गया है। जब रिजल्ट आता है तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम के हो, चाहे आईआईटी के एग्जाम के हो, किसी भी, तो ये जितने एडटेक वाले हैं जिनके पास बहुत पैसा है, ये लोग जाके ना बच्चे को खरीदते हैं। हाँ, पैसे। आपकी रैंक अच्छी आ गई है, आपको सिर्फ एक लाइन बोलना है कि आपने हमारे यहाँ से पढ़ा था। ये भी इस बात के लिए वो ढेर सारे गिफ्ट्स दे रहे हैं। हाँ, वो कार दे देंगे। अभी हुआ भी था एक इवेंट पे, नाम नहीं लूंगा। हाँ। ठीक है। और भी ऐसे पैसा भी दे देते हैं, बहुत कुछ देते हैं, और बच्चे को अच्छा लगता है क्योंकि उसे फेम भी मिल रहा होता है, पैसा भी मिल रहा होता है। क्यों छोड़ना है पैसा? ठीक है, उसके लिहाज से ठीक है, लेकिन इसका जो सोशल इम्पैक्ट पड़ता है वो बड़ा नेगेटिव होता है। बच्चों लोगों को ये समझ में नहीं आता। अब तो फिर भी ये बातें होने लगी कि भाई ये जो फर्स्ट रैंकर ये 3 कोचिंग से कैसे पढ़ा है, होता तो है। ये भी बात होने लगी। वो तीनों से ले लेता है, वो और चालाक हो गया है अभी कि भाई जो दे रहे हैं सबसे ले लो, मैंने इनसे भी पढ़ा, इनसे भी, सबसे पढ़ा मैंने थोड़ा थोड़ा। तो लोगों को अपना थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और चीज़ों को अलग तरीके से समझना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है एक बिजनेस आइडिया है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, एक रिव्यू सिस्टम बनाना चाहिए, ऑनेस्ट रिव्यू सिस्टम, जिसमें वेरीफाई किया जाए कि ये बच्चे ने अगर फीडबैक दिया है तो इसने वाकई में वहाँ ज्वाइन किया था कि नहीं किया था। ये कोचिंग का फीडबैक दे, और अच्छा भी दे, बुरा भी दे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। भाई अगर कोई पैसा लगा रहा है अपना, तो वो पहले उधर फीडबैक पढ़े और फिर सोचे। हम नहीं करते, कहीं होटल की बुकिंग करनी होती तो हम पहले फीडबैक देख रहे होते हैं, रिव्यू देख रहे होते हैं, किसने अच्छा बोला, और अच्छे बुरे दोनों मिलते हैं, और फिर हम दिमाग लगाते हैं कि यार ये अच्छा ज़्यादा है कि बुरा ज़्यादा है, और समझ में आने लगता है। हाँ, ऐसा एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए सर, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे कभी कभी कॉल आते हैं कुछ कंपनीज के, सर आपको गूगल पे रिव्यू बढ़ाने हैं क्या? आपको 5 स्टार मिलेगा, 5,000 रुपए में 200 कमेंट्स मिल जाएंगे आपको, और सब पे 5 स्टार मिल जाएंगे, और आप जो बोलोगे वो टाइप करवा देंगे हम। ये भी चल रहा है। बिल्कुल चलता है। इसीलिए एक ऑनेस्ट रिव्यू सिस्टम की जरूरत है। ये बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए जो वाकई में ऑनेस्ट हो। तो अगर ऐसा होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लोग क्रेडिबिलिटी खो देते हैं। देखिए, जैसे आपने बोला ना, अगर गूगल रिव्यू सिस्टम ऐसा होता जाएगा ना, तो गूगल रिव्यू सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। सही बात है। तो उसमें अभी भी 90% जेन्युइन आता है, और 10% 20% अपन मान के चलें कि ऐसा फेक भी आता है। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जेन्युइन कमेंट्स भी करते हैं ना उसमें, इसलिए वो सिस्टम सक्सेसफुल है। हाँ। तो ऐसा ही एक सिस्टम होना चाहिए कोचिंग इंडस्ट्री के लिए। और अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, विकास सर के किसी वीडियो पे, मेरे किसी वीडियो पे, मेरे सोशल मीडिया पे, इनके सोशल मीडिया पे आप कमेंट करके बताओ, और आप खुल के, आप डरो मत, आप खुल के नाम लो कि भाई ये कोचिंग है और ये अच्छा। मैं वो कमेंट कभी डिलीट नहीं करता जो इस तरह के होते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। भाई आपने मेरे किसी कॉम्पिटिटर का नाम, मैं एक्चुअली कॉम्पिटिटर मानता नहीं, वो लोगों को लगता होगा कि फला टीचर है, वो भी पढ़ा रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा कॉम्पिटिटर है। ठीक है। अब कुछ टीचर्स के बारे में बच्चों ने नाम लिया कि उनका हमें कोर्स अच्छा लगा, तो मैंने वीडियो में बोला कि उनकी इतनी तारीफ हुई है, बहुत अच्छा कोर्स है, तो इतने लोग बोल रहे हैं, तो आई थिंक वो अच्छा होगा। तो मैं इस तरीके से अगर बोल रहा हूँ तो मैं अपना बिजनेस खराब कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये हम लोगों की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कोई किसी का हिस्सा नहीं छीनता। जो स्टूडेंट को मेरे से पढ़ना पसंद है वो मेरे से ही पढ़ेगा, जो स्टूडेंट को आपसे पढ़ना पसंद है वो आपसे ही पढ़ेगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होगा वो दोनों से पढ़ेगा। सही है। तो इस चीज का डर लोगों के दिमाग में नहीं होना चाहिए, और खुल के बात करनी चाहिए, और इसमें बुरा भी नहीं फील करना चाहिए कि उसने मेरे लिए नेगेटिव कमेंट क्यों लिख दिया, तो लिख दिया, वो उसकी राय है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ लोग अंधभक्ति में भी रहते हैं और बदला भी लेते होता है। बदले लेने के कारण जानबूझ के बुरा लिख रहे होते हैं, ऐसे भी होता है। लेकिन ऐसा हमेशा ना बहुत ज्यादा नहीं होता। अब आप जब बहुत व्यापक स्तर पे देखोगे तो आपको 10 कमेंट अच्छे दिखेंगे, 1 कमेंट बुरा दिखेगा, 2 कमेंट बुरे दिखेंगे, तो आप समझ गए कि ये 80% सही है, मतलब ये सही है। वो 1-2 का कुछ पर्सनल ग्रजेस थे, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। करते हैं, एक आध बच्चे ऐसे रहते हैं कि मुझे भी ऐसे आए, पहली बार तो टेंशन होता है कि इसने ऐसा लिखा कैसे। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, डाउट भी सॉल्व कर रहा हूँ, लाइव लेक्चर में भी कर रहा हूँ, और सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन सर हमसे बात नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता यहाँ क्लास करना चाहिए वगैरह। उसने बड़ा सा मैसेज कमेंट में लिखा, मुझे इतना टेंशन हुआ, मैंने डिलीट नहीं किया, मैं बोला अभी रहना ही चाहिए। मैंने उसको कमेंट में लिखा, आपको क्या प्रॉब्लम आई पहले वो बताओ मुझे।
और आप झूठ मत बोलो। जो चीज़ें आप, अच्छा ये बता दो कि आपने मेरे से पढ़ा, इससे अच्छा कौन है ये लिख दो वहाँ पे कि जहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए आप बताओ। बता दो। ये भी बोला मैंने उसको, बाद में उसने ऊपर की कमेंट ही डिलीट कर दी, तो मेरे भी 2-3 कमेंट डिलीट हो गए। उसके साथ साथ करते हैं, खादे बच्चे सर रहते हैं कि जो ऐसे रिव्यू दे देते हैं, ऐसे बहुत कम ही होते हैं जो गुस्सा होगा। अभी किसी का जैसे क्या होता है, फीस जैसे हम 2 टर्म में भी ले लेते हैं, जैसे हमारी 4000 फीस है, चलो बच्चे की प्रॉब्लम है, 2000 अभी 2 बाद में, 2000 में वो सोचता है पूरा ही करूंगा, और उसमें ऐसा होता है एप्लीकेशन आधा समय जब बीत जाता है तो वो ब्लॉक कर देता है। अब ये बोलते हैं, उस पे कमेंट करते हैं कि हमारा कोर्स हमसे छीन लिया गया, हमको नहीं मिला, और फिर ये नहीं बताएंगे मैंने फ़ीस नहीं दी थी, आधी बच गई थी, इस वजह से एप्लीकेशन ने ऐसे किया। और बहुत सारे करते हैं, परेशान भी करते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती है और हम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है 1-2% होने से कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे। और हम कोशिश करते हैं कि कर पाएँ। सर का जो चैनल है यूट्यूब पे mysirji.com, बहुत पुराना चैनल है। मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट में तब बहुत कम लोग ही, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ रहा था, मैंने सर के वीडियोस से सीखा, जब उस समय मैं ग्रेजुएशन में था, शायद 2015 वगैरह की बात बता रहा हूँ मैं, लास्ट ईयर तभी मेरा चल रहा था। और तभी आपके लेटेस्ट वीडियो आते थे, तभी पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं था, मुझे ऐसा लगता है उस समय, और रहा भी होगा तो मुझे कभी किसी का पसंद आया भी नहीं। और दूसरी चीज़, आपने उस समय जो पढ़ाया, उस समय इंटरनेट सर महंगा आता था। मुझे ना 249 रुपये में 1 GB मिलता था, जियो आने के पहले की हाँ, बात मैं वो बात बता रहा हूँ। आप तब अपलोड भी करते थे वीडियो, डालते भी थे, मेहनत आपकी तब से चल रही थी। तो मैं सोचता था सर का वीडियो देखना, और लो क्वालिटी में ही रहता था, तो अच्छा था कि 360 के ऊपर रह जाता ये पिक्सल। आपके पुराने वीडियो यूट्यूब पे 360 पिक्सल 360 पिक्सल हुआ करता था, अभी तो 4K वगैरह चलता है, 1000 से भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं वो एकदम सफिशिएंट होता था, जिसमें नेट भी कम लगता था और पढ़ाई भी हो जाती थी। तो मैंने बहुत क्लासेस किए उस समय, बहुत जगह ऑफलाइन गया, 2-4 दिन के बाद नहीं सीख पाया मैं। जब मैं सीखा तो मुझे पता चला कमी क्या थी जो आपने पूरी की, और मुझे पहले से बड़ा पसंद था। और मैं ऐसा हूँ कि एक बार किसी ने कुछ बातें बोल दी तो मैं भूलता नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, तो मुझे बहुत याद रहता है। ये मेरी पहले से आदत है, किसी ने जिस लहजे से बोला है वो भी मुझे याद हो जाएगा, उसका वो स्टाइल, तो वो मैं भूलता नहीं। और आपका जब सुना तो बहुत पसंद आया, और मैंने बहुत सीखा उससे, बहुत सीखा। मतलब एक आप जो पढ़ा रहे हो टॉपिक छोड़ दो, लेकिन जो तरीका है बोलने का, बात करने का, किस तरीके से रुक के, कितने आराम से बताई जाती हैं चीज़ें, वो मैंने पूरी, मतलब मेरे अंदर आ गई। मुझे ये भी लगा कि मैं कहाँ तक और इम्प्रूव कर पाऊँगा, क्योंकि दूसरे से सीख के आदमी हमेशा कोशिश करता एक लेवल और ऊपर रहूँ मैं, ऐसा लगता है, तो और इम्प्रूव कैसे करूँ। लेकिन समय के साथ साथ हर वो टीचर भी इम्प्रूव होते ही जाता है। जैसे आपने पहली बार पढ़ाया, दूसरी बार अलग, तीसरी बार अलग, ये चीज़ें तो होती रहती, तो बहुत सीखने को मिला। तो अगर आपको जो भी सीखना है, मुझे लगता है जावा है, सी लैंग्वेज है, C++ है, डेटा स्ट्रक्चर जो भी है, और भी सर के कोर्सेज भी होते हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। mysirji.com सर का चैनल, वेबसाइट, वहाँ पे एप्लीकेशन भी है, शायद था premium.mysirji.com नाम से, हाँ, premium.mysirji.com नाम से भी है, जहाँ पे पेड कोर्सेज भी हैं सर के, बहुत सारे अभी नए कोर्सेज भी आए हैं अच्छे वाले, तो मैं वो भी देखते रहता हूँ। और आपको कुछ चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब सर मुझे कुछ और भी चीज़ें बोलनी है, जैसे ये बोलना है कि आप को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी लैंग्वेज है? मुझे लगता है कि C++ लैंग्वेज जो है आपको पसंद है? पसंद है, और पसंद होने के पीछे रीज़न ये है कि उसमें बहुत स्क्रैच से चीज़ों को समझाना पसंद है मुझे, और उसमें वाव इफेक्ट बहुत आते हैं। C++ के बैच के दौरान बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जो वाव इफेक्ट होते हैं। जब स्टूडेंट के साथ डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट, मज़ा आ जाता है उसको, एक अंदर से फीलिंग आती है, वाव क्या पढ़ा है आज, वो इफेक्ट उसमें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है पर्सनली। सी लैंग्वेज में भी आता है, बट C++ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत आगे है उससे, है ना, तो इसलिए उसमें मज़ा आता है। और सर सबसे कब आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब्जेक्ट मुझे आता तो बहुत अच्छा, पढ़ाता भी अच्छा हूँ, लेकिन मन नहीं करता ज़्यादा पढ़ाने का, ऐसा कौन सा है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मुझे बहुत मैसी लगती है, ऐसा लगता है उसको समेटते रह जाओ, वो इधर उधर से भागती रहती है।
बड़ा कोड लिखना भी पड़ता है उसमें। हाँ मतलब कुछ तो भी है, एक ही काम को करने के 50 तरीके हो जाएंगे उसके अंदर, ऐसे भी लिख दो वैसे भी लिख दो। फिर उसमें कोड रीडेबिलिटी भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, मेसी लगता है उसका कोड। और मैंने देखा है जावास्क्रिप्ट को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट देखो लक है उसका, मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं पसंद है तो छोड़ सकते हैं। और पाइथन आपको अच्छा लगता है? पाइथन बहुत अच्छी लगती है। पाइथन के साथ बस क्या दिक्कत है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ पाइथन आपकी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में इसे सीख रहे हैं ना, तो फिर आगे आपको दूसरी लैंग्वेजेस सीखने में दिक्कत होगी, क्योंकि पाइथन बहुत ईजी है और वो जो ईज प्रोवाइड करती है उससे कॉम्प्लेक्सिटी छुपा लेती है। और जो बैक साइड में कॉम्प्लेक्सिटी है वो अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी था, और वो पाइथन सीखने के बाद आप उस डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं करते हो। तो पहले आप सी सीखो, फिर आप पाइथन पे जाओ। उसके कई एडवांटेज हैं, पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर उसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आपको C++ के बाद ज्यादा मजा आएगा समझने में। तो आपको अच्छा लगता है पाइथन? हाँ, पाइथन मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा बस स्टूडेंट से यही बोलता हूँ कि आपने C++ पढ़ लिया, उसके बाद अब पाइथन पढ़ो। मतलब सर, अगर जितनी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको C++ जब आता है तब, कि अच्छा है आज मेरा दिन अच्छा है क्योंकि आज मुझे C++। मतलब मैं भी ऐसा हूँ, समय के साथ ना आदमी बोर होता है, एक ही चीज़ पढ़ा के। पढ़ाना पसंद है मुझे, लेकिन नई चीज़ें मिलनी चाहिए मुझे, हमेशा नई बात करनी है तो मज़ा आता है। लेकिन जब मैं कुछ दिन पढ़ा लेता हूँ ना तो मुझे ऐसा स्लो लगने लगा। पाइथन तो बड़ी स्लो मुझे लगती है, अच्छी लगती है जावा पढ़ाने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, चाहे वो इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मल्टी थ्रेडिंग, ये जो भी चीज़ें, बहुत मज़ा आता है। तो जब जावा का लेक्चर होता है जिस दिन, मैं बहुत खुश होता हूँ कि अरे आज तो जावा है। जब पता चलता है आज पाइथन है तो थोड़ा सा ये रहता है कि पढ़ाना तो अच्छा ही है मुझे, लेकिन ऐसे काम करने में मज़ा जो है वो जावा और C++ आप बोल रहे हो उसमें तो मज़ा आता ही है। लॉजिक्स वाले प्रोग्राम C लैंग्वेज में मज़ा आता है, जहाँ पे ऐसे पाइथन बहुत स्लो लगती है सर, पढ़ाते समय भी स्लो लगती, चल क्या रहा है, और बच्चे बोर भी होते हैं बाद में, आप कितना भी अच्छा पढ़ाओ। पाइथन में बोर होंगे, जावा C++ में नहीं होते बोर। कंसेप्ट्स उनके ऐसे होते हैं ना कि आप फ्रेंड फंक्शन पढ़ा रहे हो, उसके बाद आप इन लाइन है या जो भी टॉपिक, आप वर्चुअल वाला पार्ट जो आता है, वर्चुअल फंक्शन है, प्योर वर्चुअल। और वर्चुअल को मतलब एक उसमें कंसेप्ट होती है ना कि हम अर्ली बाइंडिंग करते हैं, लेट बाइंडिंग, जो भी वो वाला पार्ट है, फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं, और उसकी मदद से जो पेरेंट वाला पार्ट है वो छुप जा रहा है, देखा जाए तो वो एक्सेस नहीं होता। लेकिन C++ में एक तरीका होता है कि उस तरीके से हम पेरेंट वाले पार्ट को एक्सेस कर लेते हैं पॉइंटर की मदद से। आपने वो बहुत अच्छे से समझाया था, और मैं भी पढ़ाता हूँ तो उसको बड़े मज़े से पढ़ाता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ पढ़ाते समय, और बहुत मज़ा आता है। तो C++ की तो बात है, लेकिन C++ से ज़्यादा मुझे जावा लगता है मेरे हिसाब से। और तो ये सारी चीज़ें तो हो गई सर। एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि अपन इस वीडियो को वाइंड अप करें उससे पहले, क्योंकि हम लोगों ने बात करी स्कैमर्स। स्टूडेंट एक चीज़ जानना चाहेगा कि उसे कैसे पता चले कि कौन सी जगह पर पैसा लगाना है। हाँ, तो कुछ रेड फ्लैग्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एडटेक के बारे में जैसे जॉब गारंटी बोल रहे हैं, आप बिल्कुल वहां मत जाओ। सही बात है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई टीचर आपको ऐसा दिख रहा है, इंडिविजुअल टीचर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रमोशंस कर रहा है कोचिंग्स के या दूसरे के कोर्सेज के, इस तरह का बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि ये पेड दूसरों का। हाँ, सही बात है। आप बिल्कुल वहां मत जाओ, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर सकता है पैसे के लिए। ये मुझे रेड फ्लैग्स दिखता है। आपको क्या रेड फ्लैग दिखता है? होता ये है कि मुझे भी बहुत सारे एड्स वालों के अभी आते हैं इंस्टाग्राम पे, आजकल बड़े मैसेज आते हैं, कोलैबोरेट के मेल आते हैं, बड़े बड़े हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा। तो वो लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा कर दो और जितना कोर्स बिकेगा उसमें से आपको 20% 30% मिल जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन कोर्सेज बड़े महंगे हैं। दूसरी चीज़, पढ़ाते अच्छा नहीं है, ये मुझे रिव्यूज़ से ही सब पता है, तो मैं उसमें घुसता भी नहीं कभी। ऐसे भी आते हैं कि आपको लगभग हम 1 लाख तक एक रेडी हो गए थे, 1 डेढ़ के आसपास, 1 सवा के आसपास रेडी थे वो,
और वो बोल रहे थे कि हम आपको इतना देते हैं, खाली एक रील आपकी डालनी है बस, आप एक रील हम मतलब हमारा ये है, आपको बस उतना बोलना है और इसको पोस्ट कर देना है, तुरंत मिल जाएंगे। ये वाले बड़े आते हैं, ये तो बहुत आते हैं। 50-60 हज़ार रेंज वाले तो समझो मैं रोज डालूं ना तो भी मैं महीने के 8-10 लाख रुपए कमा सकता हूँ बिना कुछ किए। लेकिन वो मुझे सर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं कमाऊंगा चलेगा, जो कमाऊंगा ईमानदारी से अपनी मेहनत से मुझे कमाना है। एक्चुअल में हम जो हैं वो स्टूडेंट्स की वजह से। हाँ। अब स्टूडेंट्स से तो चीट करना नहीं है, कुछ भी हो जाए नहीं करना है। तो बिल्कुल सही है, यही सब रेड फ्लैग्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि टीचर को देखकर आप ज्वाइन करो। हाँ। आप इंस्टीट्यूट को देखकर कभी ज्वाइन मत करो, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट में तो ढेर बहुत टीचर होते हैं, कई नए लोग भी पढ़ाने लगते आते हैं। हाँ, और आते हैं ना। पढ़ाना एक और बहुत अच्छा है अगर लोग समझ पाए तो। पढ़ाना एक अलग चीज़ है और खुद कोडिंग करना एक अलग चीज़ है। सही बात। तो कई ऐसे टीचर्स भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़कर आज पढ़ा रहे हैं। हाँ। है ना? उनमें से कुछ अच्छे भी टीचर्स होंगे, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि फला व्यक्ति गूगल छोड़ के आया है, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के आया है, इसीलिए वो अच्छा पढ़ा लेगा, ये इस धोखे में ना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको कोडिंग तो बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हम समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। सिखाना एक अलग आर्ट है। हाँ। वो हो सकता है कि एक एवरेज स्टूडेंट ज्यादा अच्छा पढ़ाना चालू कर दे, सही बात। बल्कि एवरेज हाँ। लोग ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। मेन चीज ये ना, आप किस तरीके से किस चीज को प्रस्तुत करते हो, मेन वो चीज है। आप अपने रियल लाइफ में भी किस बात को कितने अच्छे से समझा पाते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। जो कम बोलता है लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है या किसी बड़ी कंपनी में कर रहा है, वो यहाँ आएगा तो नहीं कर पाएगा। वो उसको वो चीजें ना बताते नहीं आएगी कि टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं कि नहीं पढ़ाते समय। वो बोल देगा ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है, बच्चों को पता ही नहीं ऑब्जेक्ट शब्द है क्या, वो उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। हाँ। तो बहुत अच्छे से तो वो बोलते हैं चलो एक क्लास क्रिएट करो, उसका नाम ये रखो एंड वेरिएबल्स बनाओ। बच्चों को पता ही नहीं वेरिएबल शब्द का क्या मतलब है। मतलब मेरे समय जितनी मुझे प्रॉब्लम हुई है, और मैं कोई भी चीज़ जब समझाता हूँ तो बड़े आराम से, और वो मैं ना पूरा मेरे दिमाग में चलता है कि मुझे ये बोलते थे वेरिएबल बनाओ, मुझे पता ही नहीं था वेरिएबल क्या है। बोलते थे ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट क्या है पता ही नहीं था मुझे। फिर इस तरीके से एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लो। एक्सेस स्पेसिफायर है क्या आखिर में, कुछ भी नहीं पता होता था सर। तो उस समय ना बहुत सीखा मैंने। और उससे मुझे नॉलेज मिला, और यही ज़रूरी है। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि ये यहाँ से आया है जॉब करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो अच्छा पढ़ा सकता है। ये नहीं, मैं नहीं आया हूँ वहाँ से इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस हैं बच्चों के। अभी मुझे रिव्यू अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे का यूट्यूब पे आया था कि मैंने ये बड़ा चैनल है, ये लोग यहाँ से पढ़े थे, और मैंने इनके बड़े बड़े जिनके 50 लाख सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा। लेकिन जब मैंने आपका पढ़ा तो मुझे ना बहुत बड़ा डिफरेंस लगा। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा उसको लगा। उसने शायद और लोगों का नहीं पढ़ा होगा, अच्छे लोगों का और भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसने जो जो बड़े बड़े थे वहाँ पहले वो गया कि इनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो बेस्ट है, ऐसा सोच के गया था। लेकिन ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता कि जिसके 50 लाख सब्सक्राइबर है वो अच्छा ही हो। ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो ऐड चलाते हैं, बड़े तरीके हैं। आपको मैं बताऊं 50 लाख सब्सक्राइबर कैसे होते हैं। जिन लोगों के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, तो उसके पीछे ज़रूरी है कि आप ऐसे वीडियोस बनाओ जिसमें मास को इंटरेस्ट आए। हाँ, ठीक है, मतलब देखिए उसका पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, सही बात है। वो व्यूज़ लाने के लिए उन्होंने या तो सेंसेशनल टॉपिक पे बात करी है इसलिए व्यूज़ आ गए हैं, या फिर कुछ उन्होंने एंटरटेनिंग ट्रेंडिंग वाला कुछ ऐसा टॉपिक ट्रेंडिंग उठा लिया। तो कई बार क्या होता है, इस चक्कर में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड टीचर्स। सही बात। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप फैक्ट्स बताते जाओ एक के बाद एक। टीचिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को आप सोचना सिखाओ, उसमें रीजनिंग पावर डेवलप करो, वो खुद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग जाए, इस स्थिति में बच्चा आए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप टीचर थोड़ी हो। तो टीचर बनना मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है, और टीचर बनने के लिए आपको बच्चे के स्तर पे जाके सोचना पड़ेगा। सही है। कि वो स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, और उसके बाद फिर उसको उसके लेवल पे जाके चीज़ें समझाना पड़ेगा। मैं कभी भी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस बच्चों को देता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देता हूँ, तो उनको कभी सोल्यूशन एकदम नहीं बताता। करो पहले। मैं चाहता हूँ कि वो करें, और फिर मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपने ट्राई किया तो आप कहाँ स्टकअप हो गए, कहाँ अटक गए थे। आप अटक गए थे तो फिर वहाँ पे उसको ये हेल्प करता हूँ कि देखो
ये वो सिचुएशन है जहाँ पे तुम्हें ये करना चाहिए था। मैं सॉल्यूशन नहीं बताता, मैं उसको वो तरीके, वो अप्रोच बताता हूँ। नहीं, तो इस तरीके से ये गलती तो मेरे से होती है कि मैं सोचता हूँ बच्चों को नहीं आता होगा यार, मैं ही सब करवा देता हूँ। तो मैं ना प्रोग्राम जो है बड़े अच्छे से, पैलिंड्रोम, रिवर्स स्ट्रिंग जो भी है, मैं असाइनमेंट बड़ा कम देता हूँ। पहले तो ये मेरी कमी है, बच्चों को ऐसा मुझे देना चाहिए असाइनमेंट ज़्यादा, और खुद से कोशिश करवानी चाहिए, उसके बाद बताने से वो ज़्यादा सीखता है। बिल्कुल। मैं लेक्चर में करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं पढ़ा देता हूँ वो टॉपिक और अच्छे से लॉजिक भी समझा देता हूँ, लिखने को नहीं बोलता हूँ। फिर मैं स्क्रीन को हटा देता हूँ, बोलता हूँ बिना देखे लिखो प्रोग्राम, मैंने पढ़ाया है, दिमाग लगाओ क्या क्या बोला था, कैसे बोला था। फिर वो आधा लिख लेते हैं, आधा छूट जाता है। फिर मैं दिखाता हूँ, अच्छा ये हम बोल रहे थे क्या, अब समझ गए, अब नहीं हमसे गलती होगी। तो मैं अपने तरीके से, लेकिन असाइनमेंट्स आप जैसे कराते हो वैसे कराना चाहिए। बहुत अच्छी टेक्निक है, उससे बच्चों को ज़्यादा सोचने की क्षमता उनकी बढ़ानी है हमें, इसलिए हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बहुत अच्छा लगा सर से, बहुत सारी बातें की, आप लोगों ने देखा होगा, अपने दोस्तों को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना, और उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर दिखाओ। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया। कभी कभी ऐसे वीडियोस इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आता है, अलग डिफरेंट एंगल से भी। तो थैंक यू विकास, आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो सर, मच। थैंक यू।